हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जेनेटिक्स यूनिट में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। बेसिकली जो दो टॉपिक हमने पढ़ा है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे हमने जेनेटिक्स के फादर को डिस्कस कर लिया था, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर को देखा था, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर को देखा था और ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर को हमने पढ़ लिया था। जेनेटिक्स होता क्या है हमने ये पढ़ लिया था। इसके अलावा करीब 11-12 टर्म्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी, हाइब्रिड विगर, एलील, फैक्टर, ऐसे कई टर्म्स हमने पढ़ लिए थे। बेसिकली मैंने आपको तब भी बताया था कि ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इन टर्म्स का यूज़ पूरे जेनेटिक्स में होने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया है। आज एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स यूनिट से ही, और वो होगा मेंडलिज्म। हम जानते हैं कि जो मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। मेंडलिज्म की बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो मेंडल का जो बर्थ है वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और इनका डेथ 1884 में हो गया था, किडनी के एक डिजीज़ की वजह से। किडनी की एक डिजीज़ हो गई थी इन्हें, जिसका नाम होता है ब्राइट्स डिजीज़। किडनी की एक डिजीज़ है, उसका नाम है ब्राइट्स डिजीज़। और ब्राइट डिजीज़ में होता क्या है, ब्राइट्स डिजीज़ में जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि नेफ्रॉन, उनमें क्या हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो मेंडल का जो डेथ हुआ था वो किडनी के डिजीज़ ब्राइट्स डिजीज़ से हुआ था, जिसमें नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। मेंडल ने 1856-57 से अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि टोटल 7 ईयर्स तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था वो था पी प्लांट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल था पी प्लांट, और जो पी प्लांट होता है इसका साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो मेंडल ने पाइसम सेटाइवम या पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या है, तो वो पी प्लांट है, ठीक है। मेंडल ने अपने वर्क को 1865 में पब्लिश किया। मेंडल ने अपने वर्क को 1865 में पब्लिश किया, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, ठीक है। और बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना पब्लिसिटी के ये 1884 में मर गए, इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनके मरने के 16 ईयर्स के बाद, यानी कि 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आ गए। इनके मरने के 16 साल के बाद, यानी कि 1884 में मरे, उसके 16 साल के बाद यानी कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था कार्ल कोरेंस, दूसरे का नाम था ह्यूगो डिवरीज, और तीसरे का नाम था ईवी शेमार्क। ये 3 साइंटिस्ट आए और इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल किया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा परफॉर्म किया और लोगों को बताया कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सी बातें कहना चाह रहे थे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम इन तीनों साइंटिस्ट का नाम मेंडल के रीडिस्कवरी से पढ़ते हैं। इन्होंने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की। अगर ये चाहते तो मेंडल के वर्क को अपना बता के पब्लिश करवा लेते, क्योंकि उनकी डेथ तो वैसे भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मेंडल के ही वर्क को रीडिस्कवरी किया, और इसीलिए आज भी जब इन तीनों साइंटिस्ट का हम नाम पढ़ते हैं तो हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि इन्होंने मेंडल की रीडिस्कवरी की। तो जब इन्होंने 1900 में मेंडल की रीडिस्कवरी कर दी, मेंडल के वर्क को लोगों तक बताया, तब हमें समझ में आया कि हाँ, मेंडल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क करके जेनेटिक्स के फील्ड में गए थे। उसके पहले तक तो हम मेंडल को जानते भी नहीं थे। 1884 में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो कुछ रीजंस थे मेंडल के फेलियर के,
कुछ रीजन थे मेंडल के सक्सेस के, उन्हीं को हम देखते हैं, मेंडल के फेलियर का रीजन और मेंडल के सक्सेस का रीजन। हम देखते हैं मेंडल के फेलियर और सक्सेस का क्या रीजन था। तो इस तरफ यहाँ पर हम देखते हैं फेलियर का क्या रीजन था, और इधर हम देख लेंगे इसके सक्सेस का क्या रीजन था। अब आपको लग रहा होगा कि मेंडल के फेलियर का भी रीजन पढ़ रहे हैं, सक्सेस का ही पढ़ रहे हैं। देखिए फेलियर का रीजन हम पढ़ रहे हैं 1884 के पहले, यानी कि इनके मरने के पहले ये क्यों बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई इनको, क्यों बहुत ज़्यादा ये लोगों तक नहीं पहुंच पाए, अपनी बात को नहीं समझा पाए, तो उन फेलियर के रीजंस को इधर देखेंगे। लेकिन सक्सेस का रीजन हम देखेंगे जब मेंडल की रीडिस्कवरी हो गई, यानी कि 1900 के बाद जब मेंडल की रीडिस्कवरी हो गई, तब मेंडल बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो गए, और हम कह सकते हैं प्रख्यात क्या हो गए, उन फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए। तो जेनेटिक्स आज जो हम मेंडल के नाम पे पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है मेंडल सक्सेस तो किया ही है। तो यहाँ पे उन्हीं सक्सेस का रीज़न देखेंगे कि जिन सक्सेस के वजह से, जिन रीजंस की वजह से मेंडल आज फादर ऑफ जेनेटिक्स बन चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल के फेलियर के रीज़न। तो पहला जो सबसे अच्छा भी रीज़न आप कह सकते हैं वो था कि उनके समय में कम्युनिकेशन बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया थी नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप था नहीं, तो अपने बात को बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, कम्युनिकेशन ही वीक था, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार का साधन उस समय में नहीं था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ कर लिया, मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ कर लिया। इसका देखिए क्या मतलब, मेंडल ने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे उन्होंने रेशियो निकाल के बताया कि हमने इतने ऑफस्प्रिंग बनाए, उसमें से इतने परसेंट ऑफस्प्रिंग ऐसे निकले, इतने परसेंट ऐसे निकले। तो उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया, जगह जगह कैलकुलेशंस का यूज़ कर लिया। तो उसके समय, मतलब कि जिस समय में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, उन समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपके एक्सपेरिमेंट को नहीं मानेंगे। ठीक। तीसरा रीज़न था जो मेंडल ने बोल दिया कि जीन जो होता है वो एक स्टेबल यूनिट होता है। जीन क्या है? स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है। मेंडल ने ऐसा बोला, तो मेंडल ने ऐसा बोल दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए। जब उनसे मांगा गया प्रूफ कि आप बताइए कि जीन किस तरह से स्टेबल है, क्यों डिस्क्रीट है, तो मेंडल नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है। तो जाहिर सी बात है, जो बात आप खुद कह रहे हैं और उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके एक्सपेरिमेंट को नहीं ही माना जाएगा। आप कोई भी बात कहते हैं तो उसका एविडेंस, उसका प्रूफ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो यही कुछ रीज़न थे जो मेंडल को पीछे रख दिए, मेंडल को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रख्यात नहीं होने दिए, उनके फेलियर का रीज़न बना। बात करते हैं देखिए सक्सेस के रीज़न कि मेंडल जो है वो क्यों इतना सक्सीड कर गए। जब उनकी डिस्कवरी हुई तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स तक बना दिया गया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मेंडल ने 1 और 2 कैरेक्टर ही लिया, 1 या 2 कैरेक्टर लिया एट अ टाइम। एक बार में 1 या 2 ही कैरेक्टर लिया करते थे। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, 1 या 2 ही कैरेक्टर उन्होंने लिया था। देखिए 1 या 2 कैरेक्टर लेने से फ़ायदा ये हुआ कि इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ। ये चाहते तो बहुत सारे कैरेक्टर पे काम कर सकते थे एक साथ, हालांकि हम आगे देखेंगे इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पे काम किया है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट में उन 7 कैरेक्टर को एक साथ लेने की जगह पे 1 या 2 ही कैरेक्टर को लिया करते थे। तो लोगों को समझाने में, इनका एक्सपेरिमेंट लोगों को समझाने में आसानी हो जाती थी। दूसरा देखिए क्या, जो एक बड़ा रीज़न है, इन्होंने पी प्लांट लिया था एज अ एक्सपेरिमेंट मटेरियल। पी प्लांट लेने से फ़ायदा क्या हुआ? पहला, शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन पी प्लांट की बहुत छोटी होती है, तो लाइफ स्पैन छोटी होगी तो क्या होगा उससे फ़ायदा ये होगा कि नंबर ऑफ जनरेशन पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, फिर उससे तीसरे जनरेशन तक हम अपना एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे, अगर लाइफ स्पैन छोटी होगी तो। और पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 3 to 4 मंथ का होता है, यानी कि 3-4 महीने के अंदर अंदर नया जनरेशन तो बन ही जाएगा। तो अपने एक्सपेरिमेंट को हम लंबे जनरेशन तक कर पाएंगे। और वैसे भी हम जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जेनेटिक्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें कई सारे जनरेशन पे अपने एक्सपेरिमेंट को तो करना ही पड़ेगा। दूसरा देखिए पी प्लांट का क्या फ़ायदा हुआ,
कि इनमें नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, नेचुरली होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर हम चाहें तो आर्टिफिशियली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। यानी कि पी प्लांट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल फीमेल दोनों होगा, तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही सकता है इसमें, लेकिन हम चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। देखिए तीसरी बात कि इनके जो सीड हैं वो थोड़े से लार्ज हैं, सीड लार्जर इन साइज हैं, जिनसे कि सीड का जो कैरेक्टर है, जैसे कि हम कहते हैं सीड कलर, सीड शेप, वो सब इजीली दिखा। तो जो सीड पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो लोगों को इजीली दिखा, तो जिससे लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ में आया। चौथा क्या है पी प्लांट का फ़ायदा, ये होता है ईजी टू कल्टीवेट, इसको ग्रो करना आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये जेनेटिसिस्ट हैं, इनको खेती से कोई मतलब तो है नहीं, इनको तो बस मतलब है अपने कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में, ठीक है। तो इसीलिए इजी टू कल्टीवेट है भाई, जो ज़्यादा आसानी से ग्रो हो जाएगा उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो इन्होंने पी प्लांट पे कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एक रीज़न था एक बार में एक या दो कैरेक्टर ले रहे थे, दूसरा कि पी प्लांट लिया था, तीसरा था इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, यानी कि कोई भी क्वालिटी को बताने के लिए इन्होंने क्वांटिटी का यूज़ कर लिया। हालांकि ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको लोग पहले मना कर रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे इनका एक्सपेरिमेंट समझने में आसानी हो रही है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ऑफस्प्रिंग बने, उन ऑफस्प्रिंग में कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे थे, कुछ ऑफस्प्रिंग वैसे थे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया कितने ऑफस्प्रिंग ऐसे और कितने वैसे थे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 100 ऑफस्प्रिंग बने, 50 ऐसे थे, 50 वैसे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 50-50 का रेशो चल रहा है। या कहें 25% इस कलर के थे, 75% दूसरे कलर के थे, तो आपको समझ में आ जाएगा 25-75 यानी कि 1:3 का रेशो चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं समझने में आसानी होगी। हर क्वालिटी को बताने के लिए जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यही कुछ रीज़न थे जो मेंडल को सक्सेस बना दिए, मेंडल को प्रख्यात बना दिए, हालांकि उनके मरने के बाद बनाए। और ये कुछ रीज़न थे जो उनके जिंदा रहते लोगों ने नहीं माना, इन रीज़न से उनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और बात करेंगे मेंडल के बारे में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, और कौन से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने लिया था उसकी बात करेंगे। अगर आज के वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।